क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पैटर्न क्या है, सब मैं बता दूंगा। कितने पेज पढ़ना है, मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, मैं पीडीएफ तुमको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें जाके तुम आराम से हम तैयारी भी करते हैं यूपीएससी की। हमारे साथ मध्य प्रदेश के लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। 1-2 साल हो गए जुड़े हुए, तो तुम उन ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। आराम से समझना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हमने ये यूपीएससी का, पहली बात, सब किसी की तैयारी करो ना तो किसी को बताओ मत कि तुम कर क्या रहे हो, है ना। इसलिए हम यूपीएससी को आज के बाद ऑपरेशन जेनिथ बोलेंगे, ठीक है। ऑपरेशन जेनिथ 2027 का ये प्लान है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तुमको यूपीएससी का बेसिक समझना है। यूपीएससी है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, क्यों बना, यूपीएससी का इतना बेसिक जान लो। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको यूपीएससी का पैटर्न समझना है। पैटर्न का मतलब है कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, कितने नंबर के होते हैं, है ना, कब कब एग्ज़ाम होते हैं। ये नॉर्मल उनका पैटर्न समझ लो कि पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम आता कैसे है, ठीक है, किस फॉर्मेट में पेपर आता है, ये पैटर्न समझना हो गया पहली चीज़। फिर जब हम अपन आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर यूपीएससी का सिलेबस देखना है। एक बार पैटर्न हम समझ लिए, उसके बाद हमको यूपीएससी का सिलेबस देखना है कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या, है ना। सिलेबस में दिया क्या क्या है। जैसे प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, तो जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है, जीएस सेकेंड में क्या क्या आता है, मेंस में हमारे 4 5 6 7 पेपर होते हैं, ठीक है। तो उन 7 पेपर में आते क्या क्या हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि पैटर्न समझने के बाद हमको ये समझना है कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या। हमको दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहली चीज़ पैटर्न समझ गए, दूसरी चीज़ हम सिलेबस समझ गए। सिलेबस समझने के बाद हमको थोड़ा सा वो करना है, ऐसे बोलते हैं ना कि हम उत्तर छाट के हम सही जवाब देते हैं, तो तुमको थोड़ा सा यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो सब्जेक्ट है ना सिर्फ प्रीलिम्स में आ रहा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ मेंस में आ रहा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ रहा है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब मान लो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री हो गई, ये सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, पर अगर तुम इसको मेंस के उसमें से भी करोगे तो तैयारी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी सिलेबस बहुत रहता है, और ये वाला टॉपिक अगर सिर्फ प्रीलिम्स में आ रहा और हम उसको लगे हैं मेंस के अकॉर्डिंग तो दिक्कत हो जाएगी ना। और जो चीज़ मेंस में आ रही है ना, जो चीज़ मेंस में आ रही हम उसको प्रीलिम्स में ऐसा वैसा कर देते हैं। तो मिक्स मत हो, जो चीज़ें प्रीलिम्स में अगर सिर्फ प्रीलिम्स में आ रही उसको प्रीलिम्स के नज़रिए से ही करो, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है भाई, ठीक है। तो पहली चीज़ पैटर्न, दूसरा चीज़ सिलेबस, तो तीसरा चीज़ ये देखना कि कौन सा सब्जेक्ट सिर्फ प्रीलिम्स में आ रहा, कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट सिर्फ मेंस में आ रहा है। ज़्यादा अगर दिक्कत हो या ना समझ में आए मेरी बात तो मैं तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे समझा दूंगा या पीडीएफ दे दूंगा। ये 3 चीज़ें हो गई। हमको सिलेबस समझने के बाद थोड़ा सा आगे क्या करना है, जैसे ही हम सिलेबस समझ लेंगे, हमको क्या करना है, अपना एक रोड मैप तैयार करना है, एक प्लान बनाना है कि हमको चलना कैसे है। जब इतनी बड़ी तैयारी हो ना तो इतनी आसानी से अगर तुम चल दोगे ना, बिना सोचे समय समझे ऐसा चल दोगे तो बीच पे कभी भी रुक जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि तुम आगे बढ़ोगे, है ना। तो 2027 के लिए ये बेस के लिए मैंने बनाया था। अपन 4 फेज़ में तैयारी करेंगे। तो पहला फेज़ जो है जनवरी, ये जो 2025 का एंड है ना, दिसंबर तक, ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि दिसंबर तक तुम्हारा बेसिक एकदम से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जनवरी से हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होगा। 2025 दिसंबर तक तुम्हारा पहला फेज ख़त्म, ये मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हारा बेसिक मजबूत है, एनसीईआरटी वगैरह मजबूत है। तो अपन जनवरी से एडवांस लेवल पे आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी, इसको मैं नॉर्मल चीज़ें बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ बेस। तो जनवरी तक ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा एनसीईआरटी क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं है तो 2 महीने हैं, उस पर एनसीईआरटी क्लियर कर सकते हो आराम से। तो अपन दूसरे फेज में आएंगे जनवरी 2026 से जून 2026 तक, 6 महीने।
6 महीने में तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए स्टैंडर्ड बुक को पूरा करना, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह हो गई, है ना, ये सब हो गया। और ऑप्शनल सिलेक्शन, इसी में तुमको ऑप्शनल सेलेक्ट भी कर लेना है और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बुक जो है उनको पूरा कंप्लीट कर लेना है। 6 मंथ कंप्लीट है। आगे मैं बताऊंगा कि तुम कितने पन्ने पढ़ोगे तो डेली तुम्हारा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सब बताऊंगा। तो जनवरी से जून 2026 तक सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पूरा करना प्लस ऑप्शनल सिलेक्शन, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मेन फोकस स्टैंडर्ड बुक में रखना और ऑप्शनल हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, जनवरी से जून में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑप्शनल, कोई दिक्कत नहीं होगी। फेज 3 शुरू होगा जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक, 6 मंथ। इसमें तुम्हारा मेन फोकस रहेगा ऑप्शनल पूरा करने पर, ठीक है। ये जो जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक है ना, इसमें तुम पूरा फोकस रखोगे ऑप्शनल पे। स्टैंडर्ड बुक तो रहेंगी, तुम्हारा पूरा फोकस ज़्यादा रहेगा ऑप्शनल पे और आंसर राइटिंग पे। ये 2 चीज़ करनी है तुमको जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक। उसके बाद आता है जनवरी 2027 से मई 2027, फेज 4। इसमें तुमको ओनली प्री फोकस करना है, क्योंकि 2 फेज में तुम्हारे मेंस की तैयारी हो गई। 6 महीने में तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट हो गया, फिर 6 महीने में आंसर राइटिंग और ऑप्शनल भी कंप्लीट हो गया। तो फिर ये जो जनवरी 2027 से मई 2027 का जो समय है ना, वो तुमको पूरा फोकस रखना है प्री के पेपर के अकॉर्डिंग। प्री की तैयारी करनी है एकदम पूरी प्री की, बाकी चीज़ें भूल जानी है, मेंस वगैरह सब भूल जाओ। ओनली फोकस करना है प्री पे, ठीक है। प्री पे फोकस करना है। फेज 4 पे तुम पुराने 10 साल के पेपर भी पढ़ सकते हो और अपना पुराना ऐसा जो बेसिक चीज़ था वो रिवीजन कर सकते हो प्री में। पर पुराने जो पेपर है ना PYQ, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए 8 से 10 साल, मैं इसलिए बोल रहा था कि 8 से 10 साल वाले ये जो PYQ है ना, तुमको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो ये 4 फेस मैं बता दिया कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। NCERT प्लान, NCERT में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। NCERT में क्या क्या पढ़ना है समझना। NCERT में तुमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इतिहास, हिस्ट्री 6 to 12, ठीक है। इतिहास 6 to 12। और याद रखना 11 12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 12 ये तो ज़रूरी ही है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, इनको बहुत डीपली पढ़ना है। तो इतिहास में 6 से 12 तक पढ़ना है हमको NCERT। उसके बाद भूगोल सेम 6 से 12, राजनीति 6 से 12, अर्थशास्त्र एक काम कर सकते हो, 6 से नहीं 9 से 12 पढ़ सकते हो, 9th क्लास से 12 तक अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद विज्ञान तुम 6 to 10th इतना काम चल जाएगा। विज्ञान में 6वीं से 10वीं तक पढ़ोगे, इतना काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद सोशियोलॉजी जो है 12th की सोशियोलॉजी कर लोगे, 11th की भी ऐड कर सकते हो, पर 12th की इनफ, इतना काफ़ी है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार पढ़ो फिर PYQ देखो। NCERT एक बार पढ़ो फिर PYQ देखो, पुरानी ईयर्स के पेपर देखो NCERT पढ़ने के बाद। उसके बाद नोट्स बनाओ, तुरंत नहीं कि NCERT पढ़ रहे नोट्स बना रहे, नहीं। एक बार NCERT पढ़ो फिर PYQ देखो, उसके बाद दोबारा नोट्स बनाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्मार्ट स्किप करना समझो, ठीक है। स्मार्ट स्किप क्या होता है कि मतलब जो चैप्टर नहीं आ रहे, अब NCERT में तो बहुत कुछ है पढ़ने को, पर जो चीज़ें नहीं हैं हम उसको भी क्या पढ़ें। तो स्मार्ट स्किप वही है, चैप्टर छोड़ना समझो, क्योंकि इतनी लंबी तैयारी में पता नहीं तुमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम स्मार्ट स्किप का टेक्निक ऐसा जान गए तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर तुमको समझ पे नहीं आता कि क्या क्या NCERT में नहीं पढ़नी है, तो अगली वीडियो में उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। और तीसरी ध्यान देने वाली बात है 11 12 NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और चौथी चीज़, जो पढ़ रहे हो एग्ज़ाम में कहाँ यूज़ होंगे, जब ये पता हो तब उसे प्री या मेंस किस हिसाब से पढ़ना है वो जानना, समझ रहे। मतलब कि जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो ना, NCERT में पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो ये देखो कि ये चीज़ें आखिर कहाँ रही है, मतलब कहाँ काम आ रही है तुम्हारे। ऐसा तो नहीं कि तुम पढ़े जा रहे हो पर आ नहीं रहा कहीं। तो ये चीज़ समझो कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं आखिर ये UPSC के एग्ज़ाम में आ कहाँ रहे हैं। GS फर्स्ट में आ रहे हैं, GS सेकेंड में आ रहे हैं, GS थर्ड में आ रहे हैं, GS फोर्थ में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और, पाँचवा ध्यान रखने वाली बात एक,
कि जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जिस पे सबसे कम क्वेश्चन बन रहे हैं ना उस पर थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सी वेबसाइटें होंगी जो बता देंगी कि किस विषय से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, किस विषय से ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, अकेले हूँ इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है, अगल बगल सुनते हैं लोग, बोलेंगे पता नहीं क्या क्या बक रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं तैयारी नहीं कर रहा। बाकी अपन ने बहुत पहले वो तैयारी की थी, अब तो हो गया, टाइम हो गया। तो बुक लिस्ट की बात करें, बुक लिस्ट में बेसिक एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, जो बुक्स मेंस के लिए है वही प्री में काम आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें तुम मेंस में पढ़ोगे वो प्री में भी काम आ जाएगी। तो मेंस में एक काम करते हैं, वीडियो लंबी आ जाती है, क्या पढ़ना है, ये दो चीज़ें, क्या पढ़ना है, जीएस फर्स्ट में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, फिर हम कितने पन्ने डेली पढ़ेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। क्योंकि ये समझ पे आए कि तुमको ये वीडियो समझ पे आई कि नहीं तो फालतू बोलने का क्या मतलब रह जाएगा। तो अगर मैं इतना ही तुमको बोल सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें तुम करते हो ना तो 1 साल के अंदर तुम्हारा यूपीएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पर शर्त ये है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट जो है, ये बुक लिस्ट जो है ना, मैं हज़ारों जगह से वो एकदम छाट फूट के पूरा अलग करके लेके आया हूँ। तो अगर ये चीज़ें देखोगे तो उसके बाद हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है ना कि एक वीडियो देखे, फिर 2-4 दिन हो गए, भूल गए, अरे यार क्या पढ़ना था, फिर से वीडियो देखने लग गए। नहीं, ये चीज़ें कर लोगे ना तो तुमको दिक्कत ही नहीं होगी। कब पढ़ना है, कितने पन्ने पढ़ना है, सब बता दूंगा। इसलिए अगर वीडियो सही लगी तो बताना, अगली वीडियो पे ये चीज़ें पे डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।